Hello everyone, welcome to Shriram's IS. This is your mentor Arzu Kakkad. I hope everybody is doing good. You guys are fine at your place. शुरू करते हैं आज का सेशन जिसमें हम बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन बिल की, इंडियन रॉक पाइथन के बारे में, क्लाइमेट इम्पैक्ट ऑफ एक्सप्लोरिंग स्पेस, इंडिया एआई फ्यूचर स्किल्स प्लेटफॉर्म और मैंगनीज. ये हमारे टॉपिक ऑफ डिस्कशन है. जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगी वैसे वैसे थिंग्स विल गेट क्लियर टू यू. ठीक है. अच्छा, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, what are you waiting for? Do subscribe to the channel. You will get the notification then of every session that gets published, right? You can trust the quality content that is being shared with you. Shriram's IAS is serving the nation since 1985. Let's start with the very first article. हाल ही टीम ऑफ साइंटिस्ट हैव क्लेम्ड कि जो पानी में देयर इज मैंगनीज कंटामिनेशन और जिसके चलते इट कैन बी अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इन कॉजिंग कैंसर नियर द गैंगटिक प्लेन्स ऑफ बिहार. तो वील डिस्कस अबाउट मैंगनीज हेयर. मैंगनीज जो है, साइंटिस्ट रिसर्च ये कहती है कि जो हाई लेवल ऑफ मैंगनीज होता है इन द ड्रिंकिंग वाटर इस पर्टिकुलर रीजन में, ये एक कारण हो सकता है टू द डेवलपमेंट ऑफ कैंसर. मैंगनीज एक नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है पर बहुत ही एक्सेसिव अमाउंट में है हमारे पास, एंड इट कैन हैव हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द अर्थ. ठीक है. तो मैंगनीज इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स ऑन अर्थ. अगर आप अबंडेंस में देखें तो फिफ्थ मोस्ट अबंडेंट मेटल है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स, कार्बोनेट, सिलिकेट्स, मैंगनीज ऑक्साइड, मैंगनीज कार्बोनेट डाइऑक्साइड, मैंगनीज कार्बोनेट. और ये बहुत ब्रिटल है. इट इज टू ब्रिटल टू बी मच यूज एज अ प्योर मेटल. मतलब इट्स नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन इट्स ओन. तो अगर ये प्योर मेटल में आपको मिल रहा है तो इट्स नॉट वेरी यूजफुल. तो इसको इट्स एडेड टू द अदर मेटल्स जैसे स्टील्स में. किस लिए? टू मेक अलॉयज, यूज इन अलॉयज सच एज स्टील. ये आपको पानी में, सॉइल में, रॉक्स में इट इज प्रेजेंट. एक नेचुरली अकरिंग कंपोनेंट है. कुछ आपको आयरन की तरह देखने को मिलेगा. ये इट इज सिमिलर टू आयरन. इट बिहेव्स अ बिट लाइक आयरन इन टर्म्स ऑफ इट्स केमिकल रिएक्शंस. व्हेन इट इज एक्सपोज टू एयर तो मैंगनीज डेवलप अ थिन लेयर ऑफ ऑक्सीडेशन ऑन इट्स सरफेस. जैसे आयरन होता है ना, आपने देखा होगा कि जंग लग जाता है जब हम बोलते हैं, बस वैसा ही मैंगनीज के साथ भी होता है. तो मॉइस्ट एयर के अंदर इट रस्ट्स ओवर टाइम. ठीक है जी. तो आगे ये क्या कह रहे हैं, ये बोल रहे हैं इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में ही थोड़ा सा और, कि मैंगनीज जो है इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स ओर्स और वेरियस मेथड्स के थ्रू, लाइक रिड्यूसिंग इट्स ऑक्साइड यूजिंग सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम. अनदर वे टू एक्सट्रैक्ट इट इज थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मैंगनीज सल्फेट. केमिकल प्रोसेस है. मैंगनीज आपको ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, चाइना, गैबन, ब्राजील, यहाँ ये पाया जाता है. मैंगनीज की इंपॉर्टेंस ये है कि इट इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. ठीक है. इट हेल्प्स प्लांट्स एंड एल्गी यूज नाइट्रेट्स. और रही बात इसके बायोलॉजिकल रोल की, सो मैंगनीज इज नीडेड इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स टू कीप लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस हेल्दी. तो उसमें भी एक वाइटल रोल प्ले करता है. essential element है. It is an essential element in all the known living organisms. Many types of enzymes they contain manganese. ठीक है. अच्छा, अगर आपको पॉलिटी में कोई भी डाउट आ रहा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है. वी आर देयर फॉर यू. फ्री ऑफ सेशन, फ्री ऑफ कोस्ट ये सेशंस अवेलेबल हैं प्लेटफॉर्म पे, आप रेफर कर सकते हैं. एंड इफ यू वांट फॉर करंट अफेयर्स, मान लो कोई एक सिंगल टॉपिक पे कुछ समझना है, कुछ नहीं समझ आ रहा है, तो सिंगल टॉपिक के करंट अफेयर्स भी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं. अदर फैकल्टीज आर टेकिंग, तो यू कैन रेफर देम. डू सब्सक्राइब टू द चैनल. और साथ ही साथ इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स 2025, तो वी हैव दिस कोर्स फॉर यू. प्रीलिम्स मास्टरी कोर्स है. यू कैन कॉन्टैक्ट दिस नंबर, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एंड दे विल हेल्प यू आउट. इस कोर्स में आपको CSAT की क्लासेस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ पूरा थियोरेटिकल क्लासेस एंड करंट अफेयर्स और 1-to-1 मेंटरशिप भी अवेलेबल है. तो डिटेल में अगर जाना चाहें तो यू कैन हैव अ लुक ओवर इट. यू कैन गेट ऑल द थीमेटिक लेक्चर्स विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स, CSAT क्लासेस, एज आई हैव मेंशन्ड. टेस्ट सीरीज है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, राइट. तो स्ट्रैटेजी सेशंस है, डिटेल्ड है, यू कैन रेफर दैट. ठीक है. अच्छा, फ्यूचर इंडिया AI फ्यूचर स्किल्स प्लेटफॉर्म, ये आर्टिकल आपके GS पेपर 2 से भी लिंक करता है, पेपर 3 से भी कह सकते हैं आप, बट गवर्नमेंट इनिशिएटिव से ज़्यादा है. अब हाल ही यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ अनाउंस कि 8.6 लाख कैंडिडेट्स हैव एनरोल्ड इन इंडिया AI फ्यूचर स्किल्स प्लेटफॉर्म. क्या है ये?
व्हाट इज दिस प्लेटफॉर्म अबाउट? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हमने बहुत से आर्टिकल्स कवर किए. आई होप एवरीबडी इज वेल नोन विद दैट. नाउ टू प्रोवाइड ट्रेनिंग, टू प्रोवाइड एजुकेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और जो भी उसके साथ भी है, सीन टेक्नोलॉजीज इमर्ज हो रही हैं, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, रोबोटिक्स एंड मेनी मोर. So this platform is designed to provide that training, to provide that education in these fields, ताकि आप एक इंडिविजुअल को प्रिपेयर करो फॉर फ्यूचर जॉब्स, फ्यूचर स्किल्स. ठीक है, इन एआई, इन टेक्नोलॉजी सेक्टर्स. तो कम से कम भी मतलब 8,60,000 बच्चे, इंडिविजुअल्स, कैंडिडेट्स, दे हैव साइंड अप फॉर द कोर्सेज, फॉर द प्रोग्राम्स ऑन दिस प्लेटफॉर्म. It may be job seekers, it may be students, it may be professionals who are looking. देखो, पढ़ने की, कुछ सीखने की कोई उम्र नहीं होती है. You are upskilling yourself, right? तो इससे आपकी डिजिटल स्किल्स बूस्ट होती हैं. ये इसके आप सिग्निफिकेंस में लिख सकते हो. मैं भी ये सारी लाइंस आपके लिए पढ़ूंगी, टेंशन मत लो. एक ओवर लुक दे रही हूँ, एक आइडिया दे रही हूँ. सिग्निफिकेंस में लिख सकते हो कि भैया डिजिटल स्किल्स बूस्ट होती हैं. ये एनरोलमेंट अगर इतना हो रहा है तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि डिमांड है फॉर एआई स्किल्स इन इंडिया. और जो हमारे देश के गोल्स हैं ऑफ बिकमिंग ग्लोबल लीडर इन टेक्नोलॉजी, एआई डेवलपमेंट, इट इज अलाइनिंग विद दैट. अच्छा, डिमांड है तो जॉब अपॉर्चुनिटीज भी हैं. यू आर ट्रेनिंग सो मेनी पीपल इन एआई. इट प्रिपेयर्स द वर्कफोर्स फॉर फ्यूचर जॉब्स इन एआई ड्रिवन इंडस्ट्रीज. व्हाट नेक्स्ट आप और भी लगा सकते हो कि जो हमारा ना एक नेशनल एआई मिशन भी है, उसके साथ भी अलाइन होता है. ठीक है, तो कमिंग बैक टू द प्लेटफॉर्म, उसको एक बार देखते हैं. अब ये जो प्लेटफॉर्म है, जब हम इंडिया एआई मिशन की बात करते हैं, दिस प्लेटफॉर्म इज वन ऑफ द 7 की पार्ट्स ऑफ इंडिया एआई मिशन. इट्स गोल इज टू हेल्प इंडिया प्रिपेयर अ स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स, एक स्किल्ड वर्कफोर्स हो फॉर जॉब्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो यू आर एनहांसिंग इंडियाज एआई वर्कफोर्स रेडीनेस. Right? So this platform plans to add more AI related courses in colleges and in universities. जिसमें it includes programs at all the levels, undergraduate, postgraduate, PhD, ताकि आपको you get experts in that field. It will increase AI courses. ठीक है, just a minute. What next? So to make AI education available for everyone, what will you do? This platform will do. This platform will set up data and AI labs. Right? AI एजुकेशन को एक्सेस कराने के लिए यू विल हैव डेटा एंड एआई लैब्स टीयर 2, टीयर 3 सिटीज के अंदर भी, फाउंडेशन लेवल कोर्सेज पे. एंड इट इज डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्री पार्टनर्स, ताकि यू प्रोवाइड कटिंग एज टेलर्ड प्रोग्राम्स. एआई डेटा लैब्स जो हैं, एज अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव, दे आर बीइंग सेटअप इन जैसे शिमला, लखनऊ, गोरखपुर, औरंगाबाद, पटना, मुजफ्फरपुर, यहाँ पर. So goal is to make sure that technology and opportunities reach every part of the country, not just big cities. Now, India AI mission की अगर मैं बात करूँ तो अब तो क्लियर हो गया होगा. ये लाइंस ना अब आपके लिए पढ़ना सिर्फ एक केक वॉक है, अगर चीज़ें समझ आ जाती हैं तो. ये ना ऐसी चीज़ें हैं जो आप मेंस में ना अपना आंसर लेके उस पर धनिए की तरह यूज़ कर सकते हैं. इट विल एनहांस योर आंसर, उसमें वजन आ जाएगा. तो ये कनेक्टिविटी के लिए सिलेबस याद होना चाहिए. ठीक है, तो इंडिया एआई मिशन की मैं बात कर रही हूँ कि एक सरकार का इनिशिएटिव है टू मेक इंडिया लीडर इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. एक ऐसा एनवायरनमेंट वेयर न्यू एंड यूजफुल आइडियाज इन एआई दे कैन ग्रो, टू गिव मोर पीपल एक्सेस टू पावरफुल कंप्यूटिंग टूल्स, बिल्डिंग इंडियन एआई टेक्नोलॉजीज, अट्रैक्टिंग टॉप टैलेंट. ये सारा इंडिया एआई मिशन का पर्पस है. एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम जो कहता है एआई इनोवेशन फोस्टर करना. ठीक है, इंडस्ट्री कोलैबोरेशन हो, स्टार्टअप्स और आए, प्रमोटिंग एथिकल. एक तो जब एआई की बात कर रहे हैं तो एथिकल एआई वेरी इंपॉर्टेंट, दिस टर्म इज. मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट आर्टिकल, इंडियन रॉक पाइथन स्पीशीज इज बिलीव्ड टू हैव डिक्लाइंड अक्रॉस तमिलनाडु एक्सेप्ट इन मोयर वैली वेयर द पाइथन सीम्स टू बी थ्राइविंग. ये ना आप अपना आर्टिकल ये प्रीलिम्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो. सिंपल है, इनके बारे में हमें पढ़ना है. जितना पिक्चर्स के थ्रू देखोगे उतना याद रह जाएंगी चीज़ें. ठीक है जी. अच्छा, मैं बार बार बोलती हूँ, आई होप अब सबने आपने अपनी तैयारी प्रीलिम्स ओरिएंटेड कर दी है. जिन्होंने नहीं करी है प्लीज़ डू दैट. प्रीलिम्स इज राउंड द कॉर्नर नाउ.
सो अब ये टाइम बेस्ट टाइम होता है जब आप अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा प्रीलिम्स ओरिएंटेड करते हैं. ठीक है. इंडियन रॉक पाइथन, लेट्स डिस्कस. इट इज अ लार्ज नॉन वेनेमिनस पाइथन स्पीशीज. सबसे पहले तो हमें ऐसे पाइथन ऐसे बड़ा सा सांप लगता है तो हमें लगता है कि वेनेमिनस होगा. नहीं, इट इज नॉन वेनेमिनस. बट इनका नंबर तमिलनाडु में इट इज डिक्रीज्ड. बट मोयर वैली, मतलब जो कि ऐसा रीजन है दैट इज वेरी रिच इन वाइल्ड लाइफ, यहाँ पर दे पाइथन दे आर डूइंग वेल एंड देयर पॉपुलेशन अपीयर्स टू बी स्टेबल और ग्रोइंग देयर. राइट. सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट विल टॉक अबाउट द रॉक पाइथन. इसको ब्लैक टेल्ड पाइथन भी बोला जाता है, एशियन रॉक पाइथन भी बोला जाता है. कैसा दिखता है? अभी पिक्चर में दिखाया. व्हाइटिश और येलोइश, डार्क ब्लॉचेस हैं, स्पॉट्स हैं, मतलब टैन टू डार्क ब्राउन शेड्स आप लगा सकते हैं. एंड दिस वेरीज विद टेरेन एंड हैबिटेट ऑल्सो. कलर पैटर्न वो चेंज होता रहता है डिपेंडिंग अपॉन वेयर इट लीव्स. सो पाइथन जहाँ मतलब यू विल सी इन हिल्स, फॉरेस्ट, इन मतलब वेस्टर्न घाट्स के आसपास वो थोड़ा डार्कर इन कलर है, और जो प्लेन्स और प्लेटूज जैसे डेक्कन प्लेटू, ईस्टर्न घाट्स में दे आर जनरली लाइटर इन कलर. ये भी एक फर्क है. और कहाँ रहते हैं? सवानास, ग्रासलैंड्स, मार्शेस, स्वैम्प्स, ओपन फॉरेस्ट, वुडलैंड्स, रॉकी फुटहिल्स, यहीं रहते हैं. दे आर फाउंड इन सेवरल कंट्रीज, इंडिया में और नेपाल में, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, नॉर्थ ऑफ म्यांमार. दे आर नॉक्टर्नल बोले तो दे आर एक्टिव एट नाइट. दे स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन द टेरेस्ट्रियल एरिया, ऑन द ग्राउंड. बट क्या ये ग्रेट क्लाइंबर्स हैं? हाँ, ये हैं. एक्सीलेंट स्विमर्स हैं. दे कैन ईजिली स्विम अक्रॉस द वाटर ऑल्सो. एक्सीलेंट स्विमर्स. अब हमें इतनी जगह दिख गए हैं तो अभी नियर थ्रेटेंड है. साइट्स में अपेंडिक्स 2 में है, शेड्यूल 1 में है, और हैबिटेट डिस्ट्रैक्शन और इलीगल ट्रेड की वजह से इनका नंबर कम होता जा रहा है. दैट इज अ थ्रेट. थ्रू अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन खत्म करते जा रहे हैं हम उनके भी हैबिटेट. सो इफ वी लाइक इट और नॉट, बट आई ऑलवेज से वी पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. ठीक है कि नहीं है? हम उनके घरों में घुस रहे हैं, वो हमारे घरों में नहीं घुस रहे हैं. जब हम ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की, वो कॉन्फ्लिक्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि हम जा रहे हैं वहाँ, वो नहीं आ रहे हैं हमारे. आप उनकी जगह उन्हें दे दीजिए. ठीक है जी. चलिए आगे बढ़ते हैं. बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, स्पेस टेक्नोलॉजी और क्लाइमेट चेंज को जोड़ता है. Climate change. See, to monitor climate change, we are using more space technology to help with these important tasks. और ये भी मुझे पता है, मतलब हमें पता है कि स्पेस एक्टिविटीज दे हैव एन इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट. पर एट द सेम टाइम ये भी हमें पता है कि स्पेस मिशंस से हमें वैल्यूएबल डेटा जरूर मिलता है, बट दे कैन कॉज हार्म टू द अर्थ एटमॉस्फेयर. राइट. सो उसके कॉन्टेक्स्ट में ये आर्टिकल है कि जैसे जैसे वर्ल्ड मोर रिलायंट हो रहा है ऑन स्पेस टेक्नोलॉजीज फॉर फंक्शंस लाइक क्लाइमेट मॉनिटरिंग, लेकिन उसके एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज भी हैं ऑफ द स्पेस एक्टिविटीज, उसको भी अटेंशन देने की जरूरत है. जिस तरीके से सैटेलाइट्स का नंबर बढ़ता जा रहा है इन द ऑर्बिट, कंसर्न्स हैं. राइट. सो उसके बारे में हमें आज डिस्कस करना है. लेट्स टॉक अबाउट क्लाइमेट चेंज फर्स्ट. और ये सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस में काम आएंगे. जब एक रॉकेट लॉन्च होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लैक कार्बन, वाटर वेपर, इट रिलीज गैसेस. क्या आप ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो? कर रहे हो. राइट. ओजोन लेयर डैमेज नहीं हो रही, इट इज डिप्लीटिंग दी ओजोन लेयर. कुछ रॉकेट्स हैं, दोज यूज केमिकल्स दैट आर क्लोरीन बेस्ड प्रोपेलेंट्स. जब सैटेलाइट्स दे फॉल बैक टू द अर्थ, दे बर्न इन द एटमॉस्फेयर. मेटालिक ऐश रिलीज होता है, एयर इफेक्ट होती है, एटमॉस्फेयर इफेक्ट होता है. इन दैट वे वी डोंट फुली अंडरस्टैंड येट. सैटेलाइट्स बनाना, यू आर माइनिंग द मटेरियल्स फॉर देम, कितना इट यूजेस अ लॉट ऑफ एनर्जी. लार्ज कार्बन फुटप्रिंट, कितना ग्रीन हाउस गैस रिलीज होता है. दैट इज ऑल कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू क्लाइमेट चेंज. एनर्जी इंटेंसिव सैटेलाइट प्रोडक्शन. तो इतना मुझे समझ आ रहा है कि स्पेस टेक्नोलॉजी हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड एंड मॉनिटर द एनवायरमेंट. इट कैन ऑल्सो हार्म इट. लॉन्चिंग द रॉकेट्स, बिल्डिंग द सैटेलाइट्स, दे कैन रिलीज गैसेस दैट विल हर्ट द एनवायरमेंट, दैट विल हर्ट द क्लाइमेट. ऑर्बिटल डेब्रीज, अगला पॉइंट. जितनी सैटेलाइट्स लॉन्च करोगे उतना फिर बाद में वो जंक, वो भी तो बढ़ रहा है.
the growing amount of debris, it can collide with the functional satellites then. जो काम कर रही है प्रॉपरली उनके साथ कोलिजन रिस्क है, कोलिजन रिस्क हो गया. Now space debris can block, they can disrupt the scientific observations also. Scientific observation के साथ interference, right? Satellites help with communication, but debris can interfere with these systems. It is very hard to communicate between Earth and space. It increases the cost and complexity of the space missions. ये बहुत important points हैं, I'm telling you. ठीक है? It poses a threat to human crewed missions. ये सारी बातें लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? नहीं लिख रहे तो लिखो. कोई भजन कीर्तन नहीं चल रहा है. You have to write these things. They are very important. ठीक है? अगर सिर्फ आते हो, सुनते हो, चले जाते हो, कोई फायदा नहीं है. मैं बोल रही हूँ साथ साथ लिखो. Start scribbling. Make your own short notes. Now, see what are the challenges to space sustainability. पहला तो कोई इंटरनेशनल रेगुलेशन नहीं है, कोई स्पेसिफिक इंटरनेशनल रूल्स नहीं हैं टू मैनेज स्पेस डेब्रीज. दूसरा टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस हैं. क्या? रीयूजेबल रॉकेट्स ठीक है, दे हेल्प सेव कोस्ट, बट दे स्टिल हैव लिमिट्स इन द पेलोड कैपेसिटी, फ्यूल एफिशिएंसी. राइट? देखो, हाइड्रोजन यूज करें, बायोफ्यूल्स यूज करें, देयर आर अल्टरनेटिव्स, बट दीज चैलेंजेस, देयर आर चैलेंजेस इन प्रोड्यूसिंग एंड स्टोरिंग दीज फ्यूल्स ऑल्सो. Cleaner fuels, biodegradable satellite materials. Some researchers are working on making these biodegradable satellite materials. लेकिन these materials cannot be durable enough to survive those harsh conditions of the space. International cooperation चाहिए रहेगा. Right? Sharing data, coordinating efforts between the countries to manage space debris is difficult. क्यों? Concerns are related to security, commercial interest जुड़ा हुआ है सबका. सो इंटरनेशनल कॉपरेशन चाहिए, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन चाहिए और पॉलिसी एंड इंसेंटिव्स. तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि क्या करा जा सकता है. कंट्रीज को साथ में काम करना पड़ेगा. यू नीड टू क्रिएट रूल्स, यू नीड टू क्रिएट स्टैंडर्ड्स फॉर स्पेस एक्टिविटीज. राइट? क्लीनर फ्यूल्स, बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स, वर्क ऑन दैट. इफ यू आर, सो दे मस्ट बी डेवलप्ड. पॉलिसी, स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस, इंसेंटिव्स उन कंपनीज को, उन ऑर्गेनाइजेशंस को जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस फॉलो करें. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ग्लोबल स्पेस ट्रैफिक मैनेजमेंट, दीज ऑल थिंग्स कैन बी डन एंड यू कैन डायरेक्टली यूज इट इन योर आंसर्स. ठीक है? वन नेशन वन इलेक्शन, कैबिनेट ने हाल ही इस बिल को क्लियर किया है और अभी आ गया है लोकसभा में. तो वन नेशन वन इलेक्शन, शुरू से ये बात होती है कि अभी यूनियन गवर्नमेंट के लोकसभा असेंबली के चुनाव होते हैं, फिर देखो दो तीन स्टेट्स के जो चुनाव, किसी का 5 साल का टर्म अभी खत्म हो गया, चलो जी हरियाणा में इलेक्शंस हो गए, मध्य प्रदेश में इलेक्शंस हैं, फिर अभी देखो राजस्थान में चल रहे हैं, तेलंगाना में चल रहे हैं, आंध्र प्रदेश में चल रहे हैं. सो इसी को लेके बहुत लंबे समय से चर्चा हो रही है. तो यहां पर टू इम्प्लीमेंट दिस साइमल्टेनियस इलेक्शंस देयर आर 2 बिल्स. एक है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो कहता है कि ज्वाइंट इलेक्शंस हो फॉर लोकसभा एंड ऑल द स्टेट असेंबलीज, और एक है ऑर्डिनरी बिल जो अलाइन करता है विद द असेंबली इलेक्शंस ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है? इसके कॉन्टेक्स्ट में विल डिस्कस कि इसके क्या फायदे हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वन नेशन वन इलेक्शन के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है. फायदे क्या है आप खुद सोचो. थोड़ा ये जो दिमाग जो सो रहा है ना, इसको खुद चलाओ, खुद सोचो. और मैं आपको पॉइंट्स दे रही हूं, आप लिख भी सकते हो. पहला तो ये, इलेक्शंस को लगाने में, होल्ड करने में, वे होल्डिंग इलेक्शंस फ्रीक्वेंटली कितना खर्चा लगता है. राइट? देयर विल बी रिडक्शन इन दैट, फर्स्ट पॉइंट. दूसरा, पॉलिटिकल पार्टीज जो स्पेंड करती हैं ऑन कैंपेनिंग फॉर एवरी इलेक्शंस, ऑन एडवर्टीजमेंट्स, ऑन रैलीज, वो सब इसमें हो गया. फिर इलेक्शंस के टाइम पे जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है दैट इज इनफोर्स, जहां पर कोई मेजर गवर्नमेंट डिसीजंस और कोई न्यू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं अनाउंस होते हैं, वो जो डिले होता है वो भी कम होगा. फिर आप ना गवर्नेंस पे ज्यादा फोकस करोगे, इलेक्शंस पे कम. राइट?
पॉलिसीज इंप्रूव होंगी, बेटर डिलीवरी सर्विस होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी और बढ़ेगी, ब्लैक मनी रिड्यूस होगा, जो आर्म पुलिस फोर्सेस इलेक्शन के टाइम पे लगती है दैट विल बी बेटर डिप्लॉयड फॉर अदर प्रॉब्लम्स लाइक नक्सलिज्म, इंटरनल सिक्योरिटी इंप्रूव होगी, सोशल हार्मनी और इंप्रूव होगी। ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं, हाँ जी बिल्कुल लिखने हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ एक ये भी पॉइंट आता है, अगर मैं आर्ग्यूमेंट में चलूं अगेंस्ट इट, कि अकाउंटेबिलिटी कम हो जाती है। कैसे हो जाती है? जब इलेक्शंस होते हैं ना, कि हमें पता है आज इलेक्शन है, चलो फिर साल बाद उस स्टेट का इलेक्शन है, तो जब इलेक्शंस रेगुलरली होते हैं तो गवर्नमेंट्स आर कॉन्स्टेंटली रिमाइंडेड, लिसन टू द पीपल, रिस्पॉन्ड टू देयर नीड्स। ये जो स्टेट के इलेक्शंस होते हैं हर थोड़े साल में, इसमें हो गया, इसमें हो गया, ये ना एक तरीका है फॉर वोटर्स टू गिव फीडबैक टू द पॉलिटिकल पार्टीज ऑल्सो। लेकिन देखो कभी कभार क्या होता है ना, एक स्टेट लेवल पॉइंट्स होते हैं जिसपे वो काम कर रहे हैं, स्टेट स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स होती हैं, एक नेशनल इश्यूज होते हैं, तो एक ये भी डर है कि नेशनल इश्यूज को ज़्यादा डोमिनेट हो जाएंगे, दैट विल वीकन द स्टेट लेवल पावर, राइट? So there are these several points that you can mention in your answers, and this was the whole lecture for today. We'll meet you in the next one. Till then, take care, good luck, good wishes. This is your mentor Arzu Kakkad signing off. Happy learning, all the best. Thank you.